अगर आप लोग भी 2027 में 10वीं का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग जो है साइंस के काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम 2027 में पूछा जा सकता है। तो आप लोग वीडियो को एकदम शुरू से अंत तक देखिएगा और साथ में बताइएगा कि आप लोगों का कितना प्रश्न सही हुआ। चलिए देखते हैं यहाँ पर पहले नंबर प्रश्न को। देखिए, पहला नंबर प्रश्न है कि हीलियम कैसा तत्व है। यानी आप लोगों से पूछा गया है कि जो हीलियम है वह कैसा तत्व है। तो हीलियम एक अक्रिय गैस है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एक और प्रश्न पूछा जा सकता है कि हीलियम का संकेत क्या होता है। तो हीलियम का संकेत होता है He। तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। और इसका परमाणु संख्या कितना होता है। तो इसका परमाणु संख्या 2 होता है। तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा पूछा जा सकता है कि अक्रिय गैसों की संख्या कितनी है। तो अक्रिय गैसों की संख्या जो है 6 है। तो इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर क्या पूछा गया है। 2 नंबर प्रश्न है कि जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के परमाणु संख्याओं का अनुपात है। तो आप लोगों को बताना है कि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु संख्याओं का अनुपात क्या होता है। तो सबसे पहले ना आप लोगों को जल का सूत्र लिख लेना है। जल का सूत्र होता है H2O। और यहाँ पर क्या पूछा, पहले है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के कितने अणु हैं। तो हाइड्रोजन के 2 अणु है। और उसके बाद है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के कितने अणु हैं। तो ऑक्सीजन के 1 अणु है। तो लिख लेंगे 1। और अनुपात पूछा तो इनके बीच में क्या लगा देंगे, अनुपात का चिन्ह लगा देंगे। तो जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के परमाणु संख्याओं का अनुपात कितना होता है। तो 2:1 होता है। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर क्या पूछा गया। 3 नंबर प्रश्न है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं। आप लोगों को बताना है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं। तो आवर्त सारणी में जो है कुल 7 आवर्त हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एक और प्रश्न पूछा जाता है कि आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं। तो आप लोगों को याद रखना है कि आवर्त सारणी में जो है 18 वर्ग हैं। तो इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना है। दोनों प्रश्न जो है ना पूछा गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 4 नंबर प्रश्न है कि सिलिका क्या है। आप लोगों को बताना है कि सिलिका क्या है। तो आप लोगों को याद रखना है कि सिलिका एक यौगिक है। क्या है। तो सिलिका एक यौगिक है। आप लोगों को याद रखना है कि सिलिका क्या है। तो सिलिका एक यौगिक है। लेकिन यहाँ पर सिलिकॉन रहता है। क्या रहता है। तो जो है सिलिकॉन रहता है। तो सिलिकॉन जो है एक उपधातु हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है सिलिका है। तो आप लोगों को याद रखना है कि इसमें से ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि सिलिका जो है एक यौगिक है। और इसका सूत्र क्या होता है। तो इसका सूत्र होता है SiO2 होता है। तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। पूछ देगा किसी, बताइए सिलिकॉन का संकेत क्या होता है। तो सिलिकॉन का संकेत होता है Si। तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। तो सिलिका क्या है। तो सिलिका एक यौगिक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर क्या पूछा गया। 5 नंबर प्रश्न है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ हैं। तो मानव हृदय में जो है ना 4 कोष्ठ हैं। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब लगभग है। तो मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब जो है 120 mmHg होता है। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगर यहीं पर पूछ देता है कि मानव हृदय का औसत अनुशीतलन दाब कितना होता है। तो 80 mmHg होता है। तो इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया। 7 नंबर प्रश्न है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन जो है किस भाग में होता है। तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन जो है पत्ता में होता है। यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और पत्ता के किस भाग में होता है। तो पत्ता के जो है ना, मतलब पत्ता में जो रंध्र होता है उसी से जो है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। तो इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 8 नंबर प्रश्न है कि कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है। यानी इसमें से पूछा गया है ना कि जो हमारा कृत्रिम वृक्क होता है वह जो है किन अपशिष्ट पदार्थों को रुधिर मतलब रक्त से अलग करता है। तो वह जो है नाइट्रोजन को अलग करता है। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 9 नंबर प्रश्न है कि दाढ़ी बनाने में कौन दर्पण उपयुक्त है। यानी दाढ़ी बनाने में जो है किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो दाढ़ी बनाने में जो है ना अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 2-3 प्रश्न इस यहाँ से जो है पूछा जा सकता है, जैसे कि अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल दर्पण में जो है बड़ा प्रतिबिंब बनता है। उसके अलावा पूछा जा सकता है कि गाड़ियों के हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो गाड़ियों के हेडलाइट में जो है
अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। डॉक्टर जो है रोगियों के नाक, कान, गला आदि को देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो डॉक्टर भी जो है ना अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। उत्तल दर्पण से प्रश्न पूछा जा सकता है कि उत्तल दर्पण का प्रयोग जो है कहाँ किया जाता है? तो गाड़ियों के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और समतल दर्पण का प्रयोग पूछा जा सकता है, तो समतल दर्पण का प्रयोग जो है घरों में चेहरा देखने के लिए किया जाता है। उसके अलावा क्या प्रश्न पूछा जा सकता है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस में यानी धनात्मक होती है और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो यहाँ से ये सभी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर क्या पूछा गया है। 10 नंबर प्रश्न है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव अधिक है? यानी स्पेक्ट्रम में जो है किस रंग की किरण का झुकाव जो है अधिक है? तो स्पेक्ट्रम में जो है ना बैगनी रंग के किरण का झुकाव अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और ये भी पूछा जा सकता है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव सबसे कम होता है? तो सबसे कम पूछेगा तो आप लोगों को याद रखना है कि लाल रंग का सबसे कम होता है, यानी मतलब लाल रंग का झुकाव जो है सबसे कम होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है? तो विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करती है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न है कि डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? यहाँ पर जल होगा कि किस तरह के जल में जो है रहता है। तो डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर जो है साफ और रुके हुए जल में रहता है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 ही नियम होते हैं, तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। 14 नंबर प्रश्न है कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो आप लोगों को याद रखना है कि दर्पण जो है 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है गोलीय दर्पण, दूसरा होता है समतल दर्पण। और पूछेगा कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो गोलीय दर्पण भी 2 प्रकार का होता है। पहला होता है उत्तल दर्पण, दूसरा होता है अवतल दर्पण। तो इसको भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न है कि सभी जीव श्वसन करने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो सभी जीव श्वसन करने के लिए ऑक्सीजन गैस का प्रयोग करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न है कि CaCO3 किसका रासायनिक सूत्र है? तो CaCO3 जो है संगमरमर, चूना पत्थर, चौक सभी का रासायनिक सूत्र होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 17 नंबर प्रश्न है कि सोना का संकेत क्या है? तो सोना का संकेत क्या होता है? तो सोना का संकेत होता है AU, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके अलावा प्रश्न पूछा जाता है कि चांदी का संकेत क्या होता है? तो AG जो है चांदी का संकेत होता है। और पारा या मरकरी का संकेत जो है HG होता है। लेड या सीसा का संकेत जो है PB होता है। इसके अलावा ना इनके परमाणु संख्या से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि सोना का परमाणु संख्या कितना होता है? तो 79 जो है सोना का परमाणु संख्या होता है। चांदी का परमाणु संख्या 47 होता है। और HG यानी पारा का परमाणु संख्या 80 होता है। और PB यानी सीसा का परमाणु संख्या 82 होता है। तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 18 नंबर प्रश्न है कि मानव में फेफड़ों की संख्या कितनी होती है? तो मानव में फेफड़ों की संख्या जो है 2 होती है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 19 नंबर प्रश्न है कि किस दर्पण में केवल छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल दर्पण में केवल छोटा प्रतिबिंब बनता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न और अंतिम नंबर प्रश्न है कि किसी भी उदासीन विलयन का pH मान होता है? तो किसी भी उदासीन विलयन का pH मान 7 के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके अलावा पूछा गया कि अम्ल का pH मान कितना होता है? तो अम्ल का pH मान जो है ना 7 से कम होता है। और क्षारक का pH मान कितना होता है? तो क्षारक का pH मान जो है 7 से जो है अधिक होता है। तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि 20 में से आप लोगों का कितना प्रश्न सही हुआ।